मनोहर जी सुबह सुबह मंडी में ताज़ी सब्जियां खरीद रहे थे। तभी सीजन के पहले ही करेले पर उनकी नज़र पड़ गई। मनोहर जी को करेले की सब्जी बहुत पसंद थी। आज करेला दिखा तो वो उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी शुरुआत में करेला थोड़ा महंगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़े करेले खरीद ही लिए। मनोहर जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। जीवन में उन्होंने ना कोई नशा किया, ना ही ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उन्होंने कभी खाने पीने से कोई समझौता नहीं किया। जो भी खाते थे योगा और व्यायाम करके उसे अच्छे से पचा भी लेते थे। रिटायरमेंट के बाद भी उनके शरीर में अभी भी चुस्ती और फुर्ती बनी हुई थी। उनके हम उम्र दोस्त उनकी फुर्ती देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। वो सबसे यही कहते थे कि जितना हो सके हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और हाँ, जो भी खाएं उसे ध्यान से पचा भी लेना चाहिए। बस हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज भी मनोहर जी खुशी खुशी सब्जियों का थैला लेकर घर पहुँचे और अपनी बहू मानवी पर नज़र पड़ते ही खुशी से बोल पड़े, अरे बहू, आज बाजार में करेले मिल गए थे तो आज दोपहर में ज़रा करेले की सब्जी, दाल फ्राई और चावल बना लेना। मानवी ने अपने ससुर जी को कुछ कहा तो नहीं, पर उसके चेहरे पर झलझलाहट के भाव साफ दिखने लगे थे। तभी मानवी की सास गंगोत्री जी ने बहू के हाथों से सब्जी का थैला लेते हुए कहा, लाओ बहू, मैं सब्जियां धुलकर फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद गंगोत्री जी बालकनी में अपने पति के साथ चाय पीने के लिए चली गईं। मनोहर जी ने अपनी पत्नी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, अरे, आज आपने फिर से चाय में चीनी कम डाल दी। गंगोत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये क्या बात हुई? देखिए, मैं तो बिना चीनी वाली चाय पीती हूँ। आप भी थोड़ा कम चीनी लिया कीजिए। मनोहर जी मीठी सी मुस्कान के साथ बोले, चलिए, आपकी बात भी मान लेते हैं। गंगोत्री जी शुगर की मरीज़ थी, इसलिए चीनी नहीं लेती थी। उनका खाना पीना भी सादा ही रहता था। मनोहर जी भी शुरुआत में अपनी पत्नी के साथ परहेज वाला खाना खाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब गंगोत्री जी ने उन्हें समझाया कि परहेज मेरे लिए सही है। आप हर चीज़ खाना बंद कर देंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अब मनोहर जी तो वैसे ही खाने पीने के शौकीन थे। परहेज वाला खाना खाकर वो सचमुच में बीमार ही दिखने लग गए थे। इसीलिए उन्होंने गंगोत्री जी के समझाने पर परहेज वाला खाना खाने की जिद छोड़ दी। सुबह के नाश्ते के बाद गंगोत्री जी किचन में गईं और अपनी बहू से बोली, लाओ बहू, मैं करेले काट देती हूँ। मानवी ने बेमन से कहा, वहीं फ्रिज में तो हैं मम्मी जी, ले लीजिए ना। गंगोत्री जी ने बहू की ठंडी प्रतिक्रिया देखी तो सोच में पड़ गईं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप फ्रिज से करेले निकाल कर काटने के लिए बैठ गईं। मानवी दूसरे कामों में लगी रही, लेकिन वो सास की तरफ देख भी नहीं रही थी। मानवी ने समय से दोपहर का खाना तैयार कर लिया था। वो खाने की थाली परोसने लगी तो गंगोत्री जी ने देखा कि बहू ने उनकी थाली में भी चावल परोस दिए हैं। तो गंगोत्री जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे बहू, मैं चावल कैसे खा सकती हूँ? रोटियां नहीं बनाई क्या तुमने? मानवी झलझलाते हुए बोली, नहीं बनाई मैंने रोटियां। कितना और क्या क्या बनाऊं? मैं भी इंसान हूँ।
कोई मशीन नहीं हूँ जो दिन भर किचन में चूल्हे के सामने खड़ी रहूं। गंगोत्री जी तो बहू का जवाब सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने तो ऐसे ही सामान्य रूप से पूछ लिया था, लेकिन बहू तो चिल्ला ही पड़ी। गंगोत्री जी ने उसे प्यार से कहा, देखो बहू, इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस पूछ ही रही थी। अगर तुम्हें नहीं बनानी थी तो तुम मुझसे कह देती, मैं अपने लिए रोटियां बना लेती। मानवी का गुस्सा आज फूट पड़ा। वो चिल्लाकर बोली, मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज रोज के नखरों से। किसी को चावल नहीं चाहिए तो किसी को फीका खाना चाहिए तो किसी को चटपटी चीज़ें चाहिए। घर में क्या होटल खुला है कि दिन भर रसोई में भर भर के सबके लिए अलग अलग खाना बनाओ। बुढ़ापे में भी चैन नहीं इन्हें। बहू की ये बातें गंगोत्री जी के दिल को चुभ गईं। उन्होंने उदास होते हुए कहा, बहू, मैं तो किचन में भी तुम्हारी पूरी मदद करवा दिया करती हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मानवी झट से बोली, सिर्फ मदद करवाने से क्या होता है? बनाना तो सब कुछ मुझे ही पड़ता है। ससुर जी भी अलग अलग फरमाइशें लेकर आते रहते हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तभी गंगोत्री जी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी कहाँ रोज रोज फरमाइशें करते हैं। कभी कभी यदि तुम्हारे ससुर जी को कुछ खाने का मन कर जाता है तो अगर तुम बना दोगी तो क्या हो जाएगा, और अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बोल दिया करो। अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं अपने पति के खाने पीने की फरमाइशें पूरी कर सकती हूँ। मानवी भी आज सारी सीमाएं लांघ गई थी। वो बोलने लगी, आप बनाइए या मैं बनाऊं, गैस की बर्बादी तो होगी ही ना, राशन भी ज़्यादा खर्च होगा, इन सब के बारे में कौन सोचेगा। गंगोत्री जी तो आश्चर्य से बहू का चेहरा देखती ही रह गईं। अपने समय में इसी रसोई में बड़े ही चाव से वो सभी के लिए खाना बनाती थीं। अपने पति और बेटों की फरमाइशें पूरी करके उन्हें बड़ा सुकून मिलता था, और आज इस उम्र में इसी किचन में उन्हें खाने पीने को लेकर उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा था। ये सब सुनकर उनका हृदय गहन पीड़ा से तड़प उठा। उन्होंने खाने की थाली किचन में ही छोड़ दी और भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ चली आईं। वो सोचने लगीं कि अच्छा हुआ मनोहर जी ने बहू की बातें नहीं सुनी, वरना उनका तो दिल ही टूट जाता। वो बुझे कदमों से धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में आई। उनका चेहरा एकदम मुरझा गया था। वो कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति बिस्तर पर सिर झुकाए हुए बैठे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उनकी लाल आंखें देखकर गंगोत्री जी डर गईं और उनके पास बैठकर बोलीं, क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो मनोहर जी ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तभी गंगोत्री जी ने अपनी हथेलियों से पति के माथे को स्पर्श करते हुए कहा, फिर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तो मनोहर जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकान हो गई है। गंगोत्री जी ने कहा, अच्छा, आपको भूख लग रही होगी ना, खाने का समय भी हो गया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही उठने को हुई तो मनोहर जी ने पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं गंगोत्री, आज मुझे भूख नहीं लगी है। इतना बोलते बोलते उनका गला भर आया। गंगोत्री जी आश्चर्यचकित होकर पति के चेहरे की ओर ताकने लगीं। मनोहर जी ने उन्हें धीरे से अपने पास बिठाते हुए कहा, मैंने बहू की सारी बातें सुन ली हैं।
वो हमारे खाने पीने को लेकर कैसी बातें कर रही थी। अब मेरे गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर पाएगा। अपने ही घर में इतना अपमानित होकर खाना खाऊंगा क्या मैं। पति की बात सुनते ही गंगोत्री जी के रुके हुए आंसुओं का आवेग फूट पड़ा और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। मनोहर जी की आंखों से भी 2-3 बूंदें आंसू लुढ़क ही पड़े। गंगोत्री जी ने अपनी पति की आंखों में बहुत कम ही आंसू देखे थे। एक बार उन्होंने उनकी आंखों में आंसू तब देखे थे जब मनोहर जी की माँ का देहांत हुआ था, और एक बार तब जब उनके इकलौते बेटे पराग की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। मनोहर जी बहुत ही हंसमुख और साहसी इंसान थे। छोटी मोटी समस्याओं से घबरा कर वो कभी आंसू नहीं बहाते थे। लेकिन आज अपने पति की आंखों में आंसू देखकर गंगोत्री जी का मन बहुत विचलित हो उठा। वो कई दिनों से बहू का खिंचा खिंचा सा व्यवहार महसूस तो कर रही थीं, लेकिन आज बहू की बातें सुनने के बाद उन्हें असली वजह मालूम पड़ गई थी। काफ़ी देर तक उनके दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। आज दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए थे, क्योंकि दोनों की भूख जो मर गई थी। आखिर गंगोत्री जी के मन में उठ रहे विचारों का तूफान थम गया और उन्होंने एक कठोर निर्णय लेते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, हमें अपना दिल छोटा करने की क्या ज़रूरत है। हम किसी पर आश्रित थोड़ी ना हैं। हमने कैसे कैसे दिन साथ मिलकर देखे हैं, तो ये दिन भी सही। गंगोत्री जी ने अपने मन की सारी बातें और अपना निर्णय अपने पति से कह दिया। मनोहर जी ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आपके फैसले में मैं आपके साथ हूँ। इस तरह अपमानित होकर भोजन करने से अच्छा है कि हम स्वाभिमान के साथ जिएं। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। शाम को गंगोत्री जी किचन में गईं। उन्होंने अपने और अपने पति के लिए चाय नाश्ता बना लिया। उनकी बहू मानवी भी किचन में आई तो उसे देखते ही गंगोत्री जी बोल पड़ीं, हमें अंदाज़ा नहीं था बहू कि हमारी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन अब जब तुमने खुलकर सब कुछ कह ही दिया है तो मेरा भी फैसला सुन लो। हम तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर तुम्हारी तकलीफ़ और नहीं बढ़ाएंगे। एक काम करो बहू, तुम अपना किचन अलग कर लो। तुम्हारा पति अच्छा खासा कमाता है, तुम उससे कहकर अपना किचन अलग बनवा लो और अपना खर्चा पानी खुद ही देख लो। हम अपना खर्च खुद देख लेंगे और हमें जो भी खाना पीना होगा हम अपना बना लेंगे। तो अब से तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर गंगोत्री जी आत्मविश्वास से भरपूर कदमों के साथ किचन से बाहर निकल आईं। मानवी निशब्द होकर उन्हें देखती ही रह गई। शाम को जब गंगोत्री जी का बेटा पराग ऑफिस से वापस आया तो गंगोत्री जी ने सबके सामने उसे भी अपना फैसला सुना दिया। पराग तो माँ की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा आया कि वो कैसे उसके माँ बाप के बारे में ऐसा बोल सकती है, लेकिन उसने सोचा कि गुस्सा करने से मामला और भी बिगड़ जाएगा। उसने मानवी से बात करने का निश्चय किया। उसने उसे कमरे में चलने को कहा और धीमी आवाज़ में समझाते हुए बोला, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हारी मदद के लिए एक काम वाली बाई लगवा देता। लेकिन तुमने मम्मी पापा का अपमान करके अच्छा नहीं किया। जरा सोचो मानवी, अगर ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तुम्हारी भाभी भी व्यवहार करें तब तुम्हें कैसा लगेगा। मानवी मौन हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पराग आगे बोला, जब हम बड़े हो जाते हैं
और बुजुर्गों का परहेज वाला खाना पीना चलने लगता है, या कभी कभी वो कोई अलग से फरमाइश कर देते हैं तो हमें उनका खाना पीना बनाना भारी क्यों लगने लगता है। मानवी, जब हम छोटे थे तब पूरे परिवार से अलग हमारे लिए खास खाना बनता था या नहीं? माएँ हमारे स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखती हैं, हमारे लिए दलिया खिचड़ी अलग से बनाती रहती हैं ताकि हमें भी हर तरह का पोषक तत्व मिल सके। वो एक बार भी शिकायत नहीं करती हैं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए दिन में 2 से 3 बार एक एक कटोरी खाना बनाना पड़ता है। फिर बड़े होने के बाद बच्चों को ये काम परेशानी वाला क्यों लगने लगता है? जब बचपन में माँ पापा हमारे लिए फरमाइश वाला खाना बनाते हैं उस समय हम तो उनकी मदद नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ तो मम्मी फिर भी तुम्हारी मदद कर देती हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद मेरे समझाने से तुम्हें बुरा लग रहा होगा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरे मन में जो था मैंने तुमसे कह दिया। वैसे भी माँ ने रसोई अलग करने का फैसला तो कर ही लिया है। आपसे तुम आराम से जो मर्जी हो बनाना। पराग की बातें खत्म होते होते उसने देखा कि मानवी सिसकने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सॉरी बोलते हुए बोली, आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आप सही कहते हो, बचपन में मैं भी तो अपनी माँ से कितनी फरमाइशें किया करती थी, और अगर आज इस उम्र में वो मुझसे कुछ बनाने को कह दें तो मैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मम्मी पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वो बिना पराग की बात सुने झट से हॉल में आई और अपने सास ससुर के पैरों के पास जमीन पर बैठकर उनसे माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा। मैं जानती हूँ कि इतनी जल्दी आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे, फिर भी अपनी कोशिशों से मैं आप सबको साबित करके दिखा दूँगी कि मेरा मन सच में बदल गया है। गंगोत्री जी आश्चर्यचकित थीं कि एक पल में ही कोई कैसे बदल सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे दोबारा मौका देने का मन बना लिया था और उसे उठाकर गले से लगाते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। तो दोस्तों, कहानी में तो एक बार समझाने पर बहू समझ गई, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।